नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज लगातार फिर से इंदौर से एक अप्रिय खबर आई है। इंदौर में दूषित जल से आज 17वीं व्यक्ति की मौत हो गई है। आप सोचिए, जो शहर पिछले लंबे समय से सिर्फ इसलिए गर्व कर रहा था कि हम भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं, लेकिन आज शहरवासी एक तरह कह सकते हैं कि जो एक गर्व था, घमंड था, जो एक स्वाभिमान था, वो एक घटना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पूरे देश और दुनिया के अखबारों में इंदौर छाया हुआ है। इंदौर में दूषित जल से जो लोग लगातार मर रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, नए नए लोग मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, इन तमाम घटनाओं ने इंदौर वासियों को एक तरह से लज्जित किया है, शर्मसार किया है। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर के मालवा के वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी हैं। आज हम उनसे समझते हैं वास्तव में जो नुकसान जनहानि हुई है वो तो हुई है, लेकिन जो इंदौर और मालवा का स्वाभिमान से भी एक तरह से हानि हुई है, क्या नुकसान हुआ है। और ये जो एक पूरे देश भर में इंदौर का नाम हो गया, क्या घंटा फर्क पड़ता है, ये जो शब्द चला गया है, क्या नुकसान हुआ है, क्या वाकई प्रशासन शर्मिंदा है, क्या सरकार शर्मिंदा है, क्या वहाँ के राजनेता शर्मिंदा हैं। बहुत सारी गंभीर बातें आज हम करेंगे कीर्ति राणा जी के साथ। कीर्ति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। कीर्ति भाई, वाकई हम भोपाल में बैठकर भी इंदौर पर गर्व इसलिए करते थे कि इंदौर हमारा है। इंदौर में जिस तरह का स्वच्छता का लगातार प्रमाण पत्र लिया, लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए। आज कहाँ हैं वो सारे फ़ोटो खिंचवाने वाले, जब आपका एक शहर जहरीला पानी पीने से एक के बाद एक लाशें उगल रहा है। क्या कहेंगे भैया आप? रविंद्र भाई, बड़े गर्व से हम लोग कहा करते थे कि हम 8 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 रहे हैं जी। और आज मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जहरीले पानी से मौत के मामले में भी इंदौर नंबर 1 रहा है पूरे देश में जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन आप ये देखिए कि आज एक मौत और होने के साथ में 17 लोग अभी तक इस जहरीले पानी का शिकार हो चुके हैं। इन 17 लोगों की शहीदी का ये फल है कि कम से कम इस बहाने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में पानी और स्वच्छ पानी को लेकर चर्चा हो रही है। आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है स्वच्छ पानी मिलना, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और इंदौर के महापौर ने इस मौलिक अधिकार को भी आम लोगों से छीन लिया है। ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना हमारा सिर शर्म से नीचा करने वाली है। पता नहीं मध्य प्रदेश सरकार कितना गर्व से फूली हुई है, लेकिन आपको तो पता ही है कि इंदौर जिला जो है वो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का प्रभार वाला जिला भी है। ऐसा आपने पहले कभी देखने सुनने में आया कि नहीं आया कि कोई मुख्यमंत्री किसी जिले का प्रभारी भी हो सकता है। इंदौर और उज्जैन में बहुत मुश्किल 50-52 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दूरी से ज्यादा राजनीतिक दूरियां एक दल के 2 नेताओं में बनी हुई है और उसका खामियाजा इंदौर को भुगतना पड़ रहा है। ये जो घटना हुई है भागीरथपुरा में, ये माननीय विधायक जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी कि खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर अब तक 17 मौतें हो चुकी है। रविंद्र भाई, इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है कि कल रात में मेरी कलेक्टर शिवम वर्मा जी से बात हुई। मैंने कहा साहब 17 लोग की मौत हुई है, ये आंकड़ा अभी सामने आया, तो क्या इन 17 को ही मुआवजा मिलेगा जो 2-2 लाख रुपए तय है? उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में जिन लोगों की मौत जहरीले पानी से होना साबित होगी उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो कल रात तक जिला प्रशासन के आंकड़े में जहरीले पानी से 6 लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर है कि 6 लोगों को ही 2-2 लाख रुपया मिलेगा। एक मौत और बढ़ गई तो 7 लोगों को 2-2 लाख मिलेगा। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 17 लोग यदि मरे हैं और मुआवजा सिर्फ 7 लोगों को, तो बाकी 10 लोग वो किसकी लापरवाही का शिकार हुए? इसमें रविंद्र भाई, जब पहली मौत हुई थी 72 साल के एक बुजुर्ग की, तो प्रशासन ने लिपापोती करने के लिए उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बता दिया था।
लेकिन बाद में उसे स्वीकारना पड़ा। तो आप देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट भी कछुए की चाल चल रही है। कछुए की चाल शायद इसीलिए चल रही है कि 17 लोगों की मौत यदि प्रशासन जारी कर देगा, आंकड़ा की स्वीकार कर लेगा, और मध्य प्रदेश में ये लीड तो बनी चुकी है कि जहरीली मौत से इतनी मौतें हुई है, पूरे देश और विश्व में आंकड़ा जा चुका है। लेकिन यदि प्रशासन आज यदि 17 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना स्वीकार ले, तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश की सरकार की क्या स्थिति बनेगी। जिला प्रशासन की ये स्थिति शर्मनाक मानता हूं मैं कि करीब एक पखवाड़ा हो चुका है और मेडिकल रिपोर्ट की कछुआ चाल है कि वो अभी तक टोटल 7 मौत ही रिकॉर्ड कर पाई है। रविंद्र भाई, ये जो स्थिति बनी है ये इतनी खतरनाक है कि इससे ये भी साफ हो गया कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की जाती है और सरकार को राजस्व देने वाला सबसे बड़ा शहर, जिस शहर की सुमित्रा महाजन लोकसभा में स्पीकर रही, 8 बार सांसद रही, जिस शहर ने कैलाश विजयवर्गीय को पार्षद से लेके मंत्री पद तक पहुंचाया, महापौर बनाया, और अमित शाह जी ने जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया बीजेपी का, उस शहर की ये दुर्दशा है कि आज सत्ता पक्ष के लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। और रविंद्र भाई, विपक्ष जिसको कि हम हमेशा नाकारा मानते रहे, उस विपक्ष ने जब भागीरथपुरा में प्रदर्शन करना चाहा तो बीजेपी के लोगों ने ही उनका विरोध किया, उन पर चप्पलें फेंकी गई, चूड़ियां फेंकी गई, ये कह के कि ये तो भागीरथपुरा के लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम भी भागीरथपुरा में किया गया। क्या वो लोग न्याय मांगने के लिए उतरे थे ना सड़कों पे? उनके साथ में इतनी ज्यादती क्यों? क्या भागीरथपुरा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना विपक्ष का काम नहीं था? लेकिन वहां भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के चलते इस भयावह कांड को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। रविंद्र भाई, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कभी हमारे लिए गर्व का विषय हुआ करता था, अब हमारे लिए शर्म का विषय हो चुका है। आप देखिए कि इसी इंदौर में दशकों पहले जहरीली शराब से मौत हुई थी और आज उसी इंदौर में जहरीले पानी से मौत हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात करें, मुख्यमंत्री आए, मीटिंग ली, आवश्यक और फौरी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर चले गए। यहां जिन लोगों पर आरोप लगे, अधिकारियों पे आरोप लगे कि नगर निगम के जो निगमायुक्त हैं उनका काम ढीला था, मान लिया ढीला था, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करके निगमायुक्त को हटा दिया, अपर आयुक्त को हटा दिया, नर्मदा का जो काम देख रहे थे जल परियोजना का संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया। इन लोगों को तो मुख्यमंत्री ने हटा दिया। जितना दोषी इनको माना गया, क्या उतने ही दोषी उस वार्ड के पार्षद, उस विधानसभा के विधायक जो कि मंत्री भी हैं, और इस शहर का नेतृत्व करने वाले, जिनको कि नगर पिता भी कहा जाता है, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्या उनका दोष नहीं है? तो रविंद्र भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल ऐसा चल रहा है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब आप दिल्ली में नगर के पानी को लेकर तो चुप रहते हैं, लेकिन जब आपको स्वच्छता में अवार्ड मिलता है तो आप दौड़कर जाते हैं। ये इंदौर वाटर प्लस में भी प्रथम रहा है, उसमें भी पुरस्कार लिया है इसने। लेकिन आप देखिए कि वाटर प्लस में पुरस्कार लेने वाले शहर में पानी ही मौत का कारण बन रहा है। आप ये देखिए, कोई ये मौत जो हुई है, इसकी शुरुआत कोई यकायक नहीं हुई। भागीरथपुरा इलाके में लंबे समय से मलमूत्र वाला पानी नर्मदा की पाइपलाइन में रिसाव में मिलता जा रहा था और महीनों से उस इलाके के लोग पार्षद कमल वाघेला से शिकायतें कर रहे थे कि साहब पानी में बदबू है, पानी में कुछ अजीब सा टेस्ट है। और जो पार्षद हैं वो जाहिर है कि मंत्री जी के कोटे से पार्षद बने हैं, उनका कहना था हाँ दिखवाते हैं, हाँ दिखवाएंगे, हाँ करवाते हैं। उनका इस पर ध्यान नहीं था। इसलिए ध्यान नहीं था कि मंत्री ही
उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री जी के लड़के जो 3 नंबर क्षेत्र से विधायक रहे, आकाश विजयवर्गीय, मंत्री जी ने इस विधानसभा क्षेत्र का दायित्व सारा उन पे सौंप रखा था। वो भी कब सक्रिय हुए, जब ये लगातार मौतें होने लगी, उसके बाद में उनकी भी नींद खुली। अच्छा, उनने तो ये भी कह दिया कि पानी में गंदा तो है ही नहीं पानी, पता नहीं कैसे लोग मरे हैं, क्या साजिश की भी बात सामने आई। ये भी कहने लगे वो कि इसमें कोई साजिश दिखती है। अरे भाई, साजिश क्या दिखेगी यार। उस वार्ड में जो कभी गरीब बस्ती भागीरथपुरा माना जाता था, उस भागीरथपुरा वार्ड में एक के बाद 5 महीने का बच्चा से लेके 72 साल का बुजुर्ग तक इस जहरीले पानी का शिकार हुए। और अब ये कहा जा रहा है कि दिखवाते हैं क्या मामला है, पानी जहरीला कैसे हुआ, उसके कारण तलाशे जा रहे हैं। रविंद्र भाई, कीर्ति भाई, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इंदौर में हैं, सबसे सक्रिय जर्नलिस्ट हैं, आपकी जानकारियाँ भी अच्छी हैं, सोर्स भी अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 17 लाशों के बारे में जानकारी आ चुकी है। हालांकि आंकड़ों को लेके ये खेल है, सर प्रशासन हमेशा ये खेल खेलता रहता है। क्या अभी कितने ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में हैं और कितनों को हम बचा पाएंगे आईसीयू वालों को, और अभी क्या स्थिति बनने वाली है आगे जाके? क्या ये आंकड़ा थम जाएगा या आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है? देखिए रविंद्र भाई, कल रात में मेरी शिवम वर्मा जी से बात हुई कलेक्टर से। मैंने उनसे यही पूछा था कि अब तक कितने लोग आईसीयू में हैं। उनके मुताबिक अभी 16 लोग आईसीयू में दाखिल हैं, जिसमें से सर्वाधिक 8 लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में और बाकी अन्य अस्पतालों में कहीं 4, कहीं 2 ऐसे भर्ती हैं। और 3 दर्जन से अधिक लोग सामान्य रूप से बीमार हैं। तो ये मान के चलें कि 17वीं मौत आज यदि हुई है, भगवान ना करे कि फिर कोई हमारे पास इस तरह की कोई सूचना है जिससे कि हमें गमगीन होना पड़े। 17 लोगों की मौत इंदौर के लिए तो चिंता का विषय है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्रशासन का सारा दबाव इस बात पर है कि जो लोग गंभीर मरीज हैं, जो लोग मरीज हैं, उनकी बेहतर तीमारदारी की जा सके। कीर्ति भाई, हमारा ये अनुभव रहा है कि प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया कि भाई आप पहले प्रमाण पत्र लाइए कि आप गंदा पानी से पीकर मरे हैं, तब मुआवजा मिलेगा। और हमारा अनुभव मध्य प्रदेश के मामले में रहा है कि 25-50 हज़ार रुपये दो, प्रमाण पत्र बन जाता है। तो क्या इसमें भी यही खेल चलेगा इंदौर में? जैसे 17 लाशें उठ चुकी हैं, 17 डेड बॉडी उठ चुकी हैं, 17 फ्यूनरल हो चुके हैं उस मोहल्ले के, और वो बीमारी से हुए हैं, अप्रत्याशित मौतें हुई हैं। क्या ये प्रमाण पत्र बनाने में भी कोई खेल कर रहा है प्रशासन कि भैया पैसे दीजिए, प्रमाण पत्र लीजिए और फिर मुआवजा प्राप्त करिए? एक नया खेल है। रविंद्र भाई, कोविड की त्रासदी हम सब ने देखी है। कोविड में जितनी मौतें हुई, प्रशासन ने और राज्य और केंद्र सरकार ने उतनी मौतें नहीं स्वीकारी, कहीं आंकड़ा ना बढ़ जाए। वो ही स्थिति अभी यहां चल रही है। आप बताइए कि ये कितनी जांच, जो मेडिकल रिपोर्ट जांच हो रही है, उसकी कितनी धीमी गति है। आप टैंकर भिजवाने में तत्परता दिखा रहे हैं, बोरिंग और नलों में क्लोरीनेट पानी साफ मिल सके, इसमें तत्परता दिखा रहे हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने में इतनी धीमी गति। ये धीमी गति ही इस बात का परिणाम है कि सरकार नहीं चाहती कि एकदम 17 का आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार के चेहरे पे, माथे पर कलंक साबित हो। इसलिए एक एक कर मौत के आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं। कल तक 16 थे, आज 17 हो गए। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल फाइटिंग क्या है? क्या मुख्यमंत्री और मंत्री की नहीं पड़ रही है? उमा भारती ने भोपाल में बैठ के ट्वीट कर दिया कि महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए। ये पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल फाइटिंग है, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं कीर्ति जी? रविंद्र भाई, मेरा ऐसा मानना है कि ये इसका सारा ठीकरा यदि फोड़ा जाए तो केंद्र के नेताओं पर फोड़ना चाहिए। जब आप पर्ची से मुख्यमंत्री तय करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री सबके गले उतर जाएं कद्दावर नेताओं के, इसमें मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए, उसके बाद में जिन लोगों की दावेदारी थी मुख्यमंत्री पद के लिए, उसमें सर्वाधिक प्रभावी नाम
कैलाश विजयवर्गीय का था, क्योंकि वो करीब 4 दशक से तो मैं ही उनको देख रहा हूं, राजनीतिक रूप से उनका बढ़ता हुआ कद, मजदूर के बेटे से वो पार्षद बने, पार्षद से फिर विधायक बने, विधायक से महापौर बने, महापौर से मंत्री बने, मंत्री के बाद में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में आए, राष्ट्रीय महामंत्री बने, हरियाणा में सरकार बनवाने का श्रेय उनको जाता है, पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़वाने का श्रेय उनको जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की वो गुड लिस्ट में माने जाते हैं। ऐसे में यदि हम कहें कि 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तो वो चयन दिल्ली से तय हुआ, न कि मध्य प्रदेश के विधायकों की मर्जी से। और मोहन यादव तो बहुत पीछे कतार में थे, मुख्यमंत्री पद की तो दौड़ में ही नहीं थे, वो खुद आश्चर्यचकित थे कि मैं कैसे बन गया। जिस उज्जैन से वो चुनाव लड़े, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता परिणाम आने के पहले तक मान रहे थे कि क्या मालूम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उनका जीतना भी आश्चर्यजनक था, उसी तरह से उनका मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना भी आश्चर्यजनक था। 2004 में मैंने सीमस में देखा है, कैलाश विजयवर्गीय जी उमा भारती सीएम थी और कैलाश विजयवर्गीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उज्जैन के सीमस प्रभारी थे। तब मोहन यादव जी उनके उज्जैन के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनके पीछे चला करते थे, और आज स्थिति एकदम विपरीत है। तो ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, अहम ईगो वार जो है, उस ईगो वार को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। भाई एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बड़ी गंभीर बात मैं बोल रहा हूँ। मैं लगातार जो आप कह रहे हैं मैं आपसे 100% सहमत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता धीरे धीरे कैलाश जी को संकेत दिए जा रहे हैं कि आप बिल्कुल बैठ जाइए घर। आप देखिए कैलाश जी को 4थे नंबर का मंत्री बना दिया, कैलाश जी को पश्चिम बंगाल में 50 आरोप लगे गए उनके ऊपर, उनके बचाव में पार्टी नहीं आई। हरियाणा में सरकार बनाने वालों को मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह के कहने पर एक तरह से जैसे जिला बदल किया जाता है, कैलाश जी का प्रदेश बदल हुआ, उनके बच्चे की राजनीति खत्म कर दी गई है। अब जो घंटा वाला शब्द आ गया है उससे पूरे देश भर में जो अपमान हुआ है, अब अखबारों में छप रहा है कैलाश जी की दिल्ली में पेशी हो रही है। आपको नहीं लगता कैलाश जी को खुद ही सम्मानजनक एग्जिट ले लेना चाहिए? ये रोज रोज अपमान सहने करने से अच्छा है कि आप नानाजी देशमुख की तरह समाज सेवा के कार्य करिए। आपके पास तो बहुत सारे प्रकल्प हैं, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आपके बहुत सारे पट्टे बन जाएंगे जैसे राजनीति में है। समाज सेवा में काम करिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार संकेत दे रही है, शायद कैलाश जी संकेत समझ नहीं पा रहे हैं या क्या बात है? रविंद्र भाई, मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब नरसिम्हा राव जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए चला था, उसके पहले तक उनकी शारीरिक और स्वास्थ्यगत स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे, पैक करके हैदराबाद भेज दिया था। हाँ, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और बढ़िया तरीके से सरकार भी चला के बताई उन्होंने। वही स्थिति मुझे आज भी लगती है कि विजयवर्गीय जी सारी चीजें समझते हैं। आप इससे देखिए कि मोहन यादव जी इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी जब 15 अगस्त और 26 जनवरी वाला सिलसिला आता है, जिस दिन प्रभारी मंत्री को झंडा वंदन करना होता है, तो मुख्यमंत्री जी तो भोपाल में झंडा वंदन किया उन्होंने। इंदौर में प्रभारी मंत्री के रूप में विजयवर्गीय जी को मौका दे सकते थे, धार की बजाय कि आप इंदौर में कीजिए। उन्होंने यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह को मौका दिया, जो भी उज्जैन में संभागायुक्त हैं। आप देखिए कि इंदौर जैसे महत्वपूर्ण जिले में एक आईएएस को ध्वजवंदन का मौका दिया जाता है, लेकिन प्रभारी मंत्री के रूप में धार की अपेक्षा विजयवर्गीय जी को इंदौर में मौका नहीं मिला। अभी जब मुख्यमंत्री बाणगंगा, ये भागीरथपुरा वाली घटना की तहकीकात के लिए, कैलाश जी के लिए, कैलाश जी इन संकेतों को समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि समझते हुए भी आदमी नादान बना रहता है। इंदौर का बीजेपी का कार्यकर्ता, राजनीति से दूर रहने वाला आम नागरिक भी समझ रहा है कि कैलाश जी को साइड लाइन बड़े व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। आप शिवराज सिंह जी का कार्यकाल देखिए, 18 साल वो सीएम रहे। शिवराज जी ने तो इससे भी ज्यादा अपमान किया है कैलाश जी का। उस समय भी शिवराज जी के उपेक्षा को लेकर, शिवराज जी से उपेक्षित को लेकर विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से मंचों से कहा कि मैं तो
हाथ कटा ठाकुर हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इन 2 साल में भी कई कई ऐसे अवसर आए जब मोहन यादव जी उनको साइड लाइन करते रहे। अभी मैं आप बताऊं आपको, भागीरथपुरा की इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने इंदौर आए थे। मेडिकल कॉलेज के हॉल में एक हाई पावर मीटिंग हुई जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, तुलसी सिलावट सहित सारे बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक भी थे सभी। वहां विजय वर्गीय जी ने प्रेशर डाला था कि मुख्यमंत्री जी आप भागीरथपुरा का दौरा कीजिए। दौरे के साथ में आप यही स्पॉट पर ही घोषणा करके जाइए कि मैं नगर निगम आयुक्त और बाकी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं या इनको पद से हटाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने इनकी सारी बातें सुन ली, लेकिन निर्णय सारे भोपाल में जाकर लिए। सिर्फ मुझे लगता है कि वो निर्णय सारे भोपाल में जाकर इसलिए लिए कि यदि वो सारी निर्णय वो यहीं कर देते तो वो श्रेय मुख्यमंत्री की बजाय इंदौर के मंत्री विजय वर्गीय जी के खाते में चले जाता। वो श्रेय देना नहीं चाहते थे, इसलिए भोपाल में जाके उन्होंने निर्णय लिया। जहां तक निगमायुक्त का सवाल है दिलीप यादव का, वो बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन अंततः उनको भी हटाना पड़ा। और मुझे लगता है कि वो अनुराग जैन की भी गुड लिस्ट में है। दिलीप यादव तो हो सकता है कि 2-4-5 महीने में फिर उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पे कलेक्टर बना दिया जाए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि विजय वर्गीय जी और मोहन यादव जी में जो अंडर करंट है उसका खामियाजा ये भागीरथपुरा की घटना के रूप में शहर के लिए कलंक साबित हुआ है। आप देखिए कि आप भाई जिस विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हो, मंत्री हो, आप अपने विधानसभा क्षेत्र को ही संभाल पा रहे हो। आपने अपने लड़के आकाश विजय को वहां का प्रतिनिधि बना दिया। तो मैं कीर्ति जी, लगातार मौतों का कीर्ति जी, जी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तमाम सारी परिस्थितियाँ जो आपने एक पूरा दृश्य बनाया है, क्या इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में कैलाश जी ने बोल दिया कि घंटा फर्क पड़ता है मुझे? तुम घंटा गए थे क्या वहाँ? ये जो घंटा बजा दिया है उन्होंने, अपनी पार्टी का घंटा बजा दिया, अपनी सरकार का घंटा बजा दिया है, देश भर में घंटा ही घंटा बज रहा है इस समय। तो कैलाश जी ने क्या इसका बदला लिया है क्या मोहन जी से, ये घंटा बजा के? रवीन भाई, मैं कैलाश जी को बड़ा सुलझा हुआ नेता मानता हूं और बड़ी संयमित शैली वाले नेता मानता हूं। और वो आपको पता ही, वो तो रामायण पाठ और भजन वाले दिलो दिमाग वाले व्यक्ति हैं। ये इतनी बड़ी चूक उनसे कैसे हुई? मुझे, जैसा आपने कहा कि ये उनकी कहीं झुंझलाहट तो नहीं, तो मुझे भी ऐसे लगता है। भाई आप 2 दिन से नहीं सोए, 3 दिन से नहीं सोए, तो क्यों नहीं सोए? इसीलिए नहीं सोए ना कि भागीरथपुरा में गड़बड़ हुई। भागीरथपुरा में यदि ये सब नहीं होता तो आप भी आराम से सोते। और आपने मतलब, ठीक है, इंदौर के पत्रकारों ने तो कैलाश जी का मान सम्मान करते हुए या उनके प्रभाव में आके इस तरह की आक्रामक शैली में कोई बात की नहीं। अनुराग द्वारी ने यदि उनसे बात की थी तो वो संयमित तरीके से जवाब दे सकते थे। लेकिन क्या है कि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो बात आती है वो निश्चित रूप से एक घंटा शब्द पे लागू होती है। आप तो जानते हैं रवीन भाई की कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द वापस कभी आता नहीं है। और ऐसा ना हो कि कैलाश जी की छवि घंटा मंत्री के रूप में विख्यात हो जाए। तो ये जो झुंझलाहट थी। कीर्ति भाई, एक मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या समय आ गया है कि अब कैलाश जी को सक्रिय राजनीति से विदा लेके सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहिए? रवीन भाई, मैंने अपने फेसबुक पे यही लिखा था कि इस शहर ने आपका दबदबा भी देख लिया, आपकी कुंठा भी देख ली। अब अच्छा यही होगा कि आप इस्तीफा दे दें, तो ये इस्तीफा आपकी शान में वृद्धि करेगा कि भाई देखो, कोई तो मंत्री ऐसा निकला जिसने अपनी सरकार के खिलाफ जाके इतना ऐतिहासिक कदम उठाए। लेकिन मुझे लगता नहीं रवीन भाई कि ऐसा करेंगे। कौन छोड़ना चाहता है मंत्री पद? कौन छोड़ना चाहता है रुतबा? और मेरा तो कहना है कि जो सरकार भागीरथपुरा कांड के मृतकों को 2-2 लाख रुपए देना चाहती है, कैलाश जी के एक आदेश पे इंदौर के धन कुबेर बिल्डर्स 10-10 लाख रुपए भी मृतकों के परिवार को देते हैं तो बहुत छोटी सी बात है। पर अब कैलाश जी को अब अपना मार्ग बदलना चाहिए। जैसा कि आपने नानाजी देशमुख का हवाला दिया था, ऐसी किसी राह पर कैलाश जी चल पड़े। पितृ पर्वत उन्होंने बनाए ही है जहां पे अच्छा काम भी हो रहा है। तो कैलाश जी का अब लोग जो है धार्मिक रूप वाला चेहरा, सामाजिक रूप वाला चेहरा
देखना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में उनका रहना जितना महत्वपूर्ण है उस हिसाब से उनको मान सम्मान मोहन यादव सरकार में तो मिल नहीं रहा है। और यदि मान सम्मान मोहन यादव सरकार की अपेक्षा चाहिए तो फिर कैलाश जी को 5 साल 3 साल तो और इंतजार करना ही पड़ेगा। 3 साल बाद किसने देखा क्या स्थितियां बनती है। इस शहर ने बल्ला कांड भी देखा है, बल्ला कांड से बाहर आते उनके पुत्र को भी देखा है, प्रधानमंत्री की तीखी और तिरछी नजरें भी देखी है, और बल्ला कांड के बाद में एक घंटा कांड हो गया है एक ही परिवार में दूसरा। तो अब मुझे लगता नहीं कि कैलाश जी का अब चरमोत्कर्ष और होगा। अब ये उनका राजनीति का उतार शुरू हुआ है, और इस उतार को बेहतर बनाने के लिए अच्छा हो कि वो सामाजिक क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाएं। जिस तरह आप देखिए कि सुमित्रा महाजन ने 8वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जीतने और स्पीकर बनने के बाद में आप एक तरह से राजनीति से खुद को दूर कर लिया है, बैठकों में जाती है वो ठीक है, लेकिन वो सामाजिक दायरा बढ़ा रही है। तो कैलाश जी को भी अब मुझे लगता है कि ताई की राह पे भाई को भी चलना ही बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे कीर्ति राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आज उन्होंने निश्चित तौर पे बहुत सारी बातें इशारों में और बहुत सारी बातें बड़ा स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि इंदौर ने कैलाश जी के सारे रूप देखे हैं। अब वाकई कैलाश जी को सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्य करना चाहिए, ताकि उनका वो जो एक आध्यात्मिक माला रूप है, सामाजिक रूप है, वो भी देख सकें। इंदौर के बल्ला कांड के बाद जो घंटा कांड हुआ है, उसने निश्चित तौर पे इंदौर को शर्मसार किया है और कैलाश जी की राजनीति को भी काफ़ी प्रभावित किया है। आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमने आज जो गंभीर बातें कीर्ति भाई के साथ की हैं वो अधिक से अधिक लोग सुन सकें। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।